काली और गोरी प्रेग्नेंट बहू की मेहंदी। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। शादी संपन्न हुई वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें। जी पंडित जी। इसके बाद चारों वर वधू अपनी सास और माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। जीते रहो बच्चों, हमेशा खुश रहो। जैसा कि आपने देखा होगा, अवंतिका अपने दोनों बेटों की शादी करती है। बड़े बेटे राजीव की शादी गौरी और अमीर प्रीति से होती है। वहीं छोटे बेटे व्योम की शादी तारा नाम की गरीब और काली लड़की से हुई थी, जिसकी वजह से अवंतिका अपनी काली बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। दोनों बहू घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती हैं। फिर 2 दिन बाद प्रीति रसोई में जोर से बर्तन साफ करके पटक रही थी। समझती क्या है ये ससुराल वाली, मैं कोई नौकरानी हूँ जिसने 2 दिन बहू का कर्तव्य निभा लिया तो उम्र भर करती रहूंगी? नहीं, मैं शादी करके यहाँ बर्तन घिसने नहीं आई हूँ। तभी आवाज सुनकर काली देवरानी और सास रसोई में आते हैं। हे भगवान, क्या हो गया प्रीति बहू, तू बर्तनों को इतना तोड़ क्यों रही है? माना कि दहेज में लाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसे शोर मचाए। शोर की पड़ी है आपको? यहाँ मेरे कोमल कोमल मुलायम हाथों में बर्तन घिसने के लिए दे दिए हैं। मैंने अपने अमीर घर में आज तक ऐसा काम नहीं किया और अब मैं ये काम करने वाली भी नहीं हूँ, समझिए आप? इसका जो भी काम है ना, वो ये काली देवरानी करेगी। वैसे भी मैं जेठानी हूँ, समझिए आप और तुम तारा। ठीक है बहू, घर का सारा काम आपसे तू ही करेगी तारा बहू, ठीक है? मेरी प्रीति बहू कोई काम नहीं करेगी, समझी काली कलूटी बैंगन लूटी। जी माँ जी। तारा, मेरे दिमाग का दही हो गया है, बर्फ डालकर शरबत ले आओ और अभी के अभी। ठीक है जेठानी जी। फिर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। बहुत गुस्सा आ रहा है, थोड़ी सी रील्स देख लेती हूँ और फोटो खींच लेती हूँ। ये वाली फोटो अच्छी है, पहले इस वाली पिक को पोस्ट कर देती हूँ। गुड मूड, गुड वाइब्स, हैशटैग हो गया परफेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। जेठानी जी, मैं आपके लिए शरबत ले आई, ये लीजिए। ठीक है। फिर प्रीति शरबत को पीकर मेकअप करती है और छोटे कपड़े पहनकर रील बनाती है। चिकने हाय चिकने मुझ पे फिसल गए, कितनों कितनों के दम निकल गए। हाय तौबा, अब क्या होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। नाम जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई, ओहो जलेबी बाई। तभी प्रीति का पति राजीव ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अरे ये सब तुम क्या कर रही हो, और ये कैसे कपड़े पहने हैं? थोड़े तो लिहाज करो, तुम्हें शादी के कुछ ही दिन हुए हैं और ये सब चीजें। हाँ तो मैं इन सब के ऊपर अब आप माँ जी या प्रधानमंत्री बैन लगाएंगे क्या, या मैं अपनी पुरानी जिंदगी की आदतों को भूल जाऊं? मैंने ऐसा भी नहीं कहा था, पर ये सब करने की क्या जरूरत है? अब तुम इस घर की बहू हो। बहू माय फुट, इसलिए मुझे ये शादीवादी की चोचलेपंथी अच्छी नहीं लगती है। हर चीज में बाउंड्री है। पर राजीव, तुम मेरी भी सुन लो, मैं कोई काली देवरानी की तरह गांव की गवार नहीं हूँ जिसे अपनी लाइफस्टाइल जीना ना आता हो। मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। ऐसा कहकर वो आराम से बेड पर एसी के सामने लेट जाती है। प्रीति, तुम्हारा पति अभी आया है, कुछ नहीं तो कम से कम पानी ही पिला दो। I think Rajiv, you don't hear my words, and I said I'm not typical housewife. आज लग रहा है ऐसी पत्नी से तो अच्छा है कि मुझे तारा जैसी काली पत्नी मिल जाती, कम से कम मेरी सेवा तो करती। मैंने सब सुन लिया जो तुम कहना चाहते हो। तुम्हारे क्या हाथ टूट गए हैं जो तुम्हें एक नौकरानी चाहिए पानी पिलाने के लिए? ओके, यू जस्ट शट अप। पी लूंगा मैं खुद पानी। इतना कहकर राजीव खुद किचन में जाकर पानी पीता है। वहीं काली देवरानी अपने पति के जूते खुद उसके पाँव से उतारती है। अरे तारा, तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत है, मैं खुद से कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। अजी, आपका नजरिया अच्छा है, इसीलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, वरना लोगों ने तो मेरे कालेपन की वजह से मुझे बहुत दुत्कारा है। अरे इतना काम करने के बाद भी तुम्हारे हाथ की मेहंदी नहीं उतरी? जरा मैं अपना नाम तो ढूंढूं, लिखा है ना मेरा नाम? नाम तो लिखा है व्योम जी, ये आपका प्यार ही तो है जो अभी तक मेरे हाथों पर बरकरार है। पर मेरे काले हाथों पर मेहंदी का रंग ज्यादा चढ़ा नहीं, तो आप अपना नाम कैसे ढूंढोगे? तुमने ही तो कहा कि मेरा नजरिया अच्छा है, वैसे ही देख लूंगा। मेरा दिल जानता है कि मेरा नाम तुम्हारी हथेलियों में नहीं, अब दिल पे छप चुका है। इस बात से तारा शर्मा जाती है और व्योम उसके माथे पर चूम लेता है। ये देखकर राजीव को बहुत अफसोस होता है। एक ये दोनों हैं
जो इतने पर भी खुश हैं, और मैं बदनसीब पति, ऐसी घमंडी बीवी आई है नसीब में। तत्पश्चात सब खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गौरी जेठानी हमेशा अपना दबदबा सास और देवरानी पर बना कर रखती थी। काली देवरानी से घर का सारा काम करवाती है और जब मन चाहा उसे खरी खोटी सुनाती है। फिर भी सास अवंतिका अपनी गोरी बहू पर ही मरती है, उसे प्यार करती है और काली बहू का वो बिल्कुल भी साथ नहीं देती। ऐसे ही एक दिन जेठानी बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि वो गर्भवती है। उसी समय तारा की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर एक और खुशखबरी देता है। हाँ, मैं तो खुशनसीब हूँ। मैं 2-2 बार दादी बनूंगी, नजर न लगे मेरी दोनों बहुओं को। ओह वाओ, आई एम प्रेग्नेंट। फर्स्ट बेबी बम्प की फोटो तो बनती है। दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? अरे आजकल ट्रेंड है ना, प्रेग्नेंट लेडीज अपनी प्रेगनेंसी की हर स्टोरी को पोस्ट करती हैं, बस वही। अच्छा, आजा मेरी गोरी बहू, मैं तुझे जूस पिलाऊं। फिर अवंतिका अपनी गोरी बहू को जूस पिलाती है, मगर काली बहू को पूछती तक नहीं है। इसी तरह दोनों बहू की प्रेगनेंसी के 8 महीने पूरे हो जाते हैं। घर का सारा काम अब भी तारा ही करती थी। वहीं प्रीति ने हर महीने अपनी बेबी बम्प की फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। एक शाम अवंतिका कहती है, प्रीति बहू, तारा बहू, कल तुम दोनों की गोद भराई की रस्म है, तो ये लो अपने गहने और नई साड़ियाँ। ओ गॉड, इतनी गर्मी में ये भारी ज्वेलरी और कपड़े कौन पहनेगा? मुझे माँ जी बेबी शावर करना है, वो भी अलग तरीके से। जैसा मैं बोल रही हूँ मुझे वैसे ही डेकोरेटिंग करवा दीजिए। ठीक है बहू, जो तू चाहती है वैसा ही कर लेते हैं, पर मैं रीति रिवाज भी जरूर करवाऊंगी। अगले दिन प्रीति अपनी मुताबिक बेबी शावर की बहुत अच्छे से डेकोरेशन करवाती है। वहीं एक तरफ अवंतिका के हिसाब से गोद भराई की सजावट हुई थी, जहां तारा बहू बैठी हुई थी। वहीं प्रीति मॉम टू बी और जिसका जो रिश्ता होता है उस हिसाब से बैच पहनते हैं और बेबी शावर के गेम्स भी रखती है। उसका पति भी पार्टिसिपेट करता है और वो दोनों केक काट कर बेबी शावर वाली अलग अलग तरह की फोटोज खिंचवाते हैं। फोटोग्राफर, जरा इनकी मेरे साथ एक और पिक लो। राजीव, आप अपने बेबी को टमी पर किस करना, ओके? ये सब तुम क्या करवा रही हो? बहुत अजीब लग रहा है। गोद भराई को गोद भराई रहने दो। हाँ बहू, ये तूने क्या क्या करवा दिया। चल मेहंदी लगा ले, गोद भराई को लेट हो रहा है। 2 मिनट माँ जी, इतना ही लेट हो रहा है तो देवरानी की मेहंदी लगवा लो। लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी काली चमड़ी पर मेहंदी तो दिखने वाली नहीं है। बहू, कम से कम आज के दिन तो तारा बहू को ऐसे मत कहे। Whatever। फिर प्रीति और तारा आती हैं और अवंतिका के कहने पर दोनों बहू के हाथों में मेहंदी लग जाती है। हाँ, मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर जरा मेरी बेबी बम्प पर भी मेहंदी लगा दो, मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी है। दीदी, इससे आपको एलर्जी हो सकती है और बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है, ऐसा मत कीजिए। तुमसे मैंने कोई सोल्यूशन मांगा क्या तारा? आप लगा दीजिए। जिद करके प्रीति बेबी बम्प पर लगवा लेती है। इसके कुछ ही देर बाद उसे इरिटेशन होने लगती है। माँ जी दर्द हो रहा है और खुजली भी। मैंने और छोटी बहू ने तुझे समझाया था, पर तूने मना नहीं, और अब उपटन लगा देती हूँ। ये कहते ही अपने घमंडी बहू के पेट पर उपटन लगा देती है, जिससे उसे आराम पड़ जाता है। माँ जी, देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब से मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म शगुन और आशीर्वाद के साथ पूरी की जाती है। फिर दोनों बहू अगले ही हफ्ते प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। यार पल्लवी, ये आंचल कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। यार, हम उसका इंतजार करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? बिकॉज ऑफ उसके पास फोन भी तो नहीं कि हम एटलीस्ट उससे कॉल कर ले। पल्लवी और लावण्या बैंकेट हॉल में अपनी सहेली आंचल के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक एक पुराना सा सूट पहने हुए आंचल वहां आती है। आंचल, कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर क्यों लगा दी? और तूने सूट क्यों पहना हुआ है? हमने डिसाइड किया था ना कि हम तीनों लहंगा पहनेंगे। मगर पल्लवी, मेरे पास लहंगा नहीं था। जो था बस यही था। शायद लहंगा पहनना मुझ काली बदकिस्मत की किस्मत में नहीं। ऐसा कहते हुए आंचल की आंखें नम हो जाती है। तभी लावण्या कहती है, किसने कहा हमारी सहेली सुंदर नहीं? तू इस सूट में बहुत सुंदर लग रही है। चल शादी एंजॉय करते हैं। आफ्टर ऑल हमारे कॉलेज के हिटलर की शादी जो हो रही है,
लावण्या, पल्लवी और आंचल बचपन की सहेलियां हैं। आंचल का रंग बहुत ही काला है, वो एक गरीब माँ की बेटी है। वहीं लावण्या और पल्लवी बहुत ही सुंदर और अमीर घर से हैं, मगर उनकी अमीरी कभी भी उनके दोस्ती के बीच में नहीं आई। तीनों सहेलियां ढेर सारे फूल लेकर मंडप में आकर दूल्हा दुल्हन के फेरे देखते हुए उन पर फूल डालने लगती है। तभी लावण्या कहती है, यार ये चश्मे बददूर तो शादी के लहंगे में कहर ढा रही है। जब हम तीनों की शादी होगी तो हम भी इतनी सुंदर लगेंगे। हाँ, मगर हम तीनों सहेलियों में सबसे सुंदर तो शादी के लहंगे में हमारी आंचल ही लगेगी, है ना आंचल? अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर आंचल अपने काले रंग और गरीब जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं पल्लवी, लावण्या, शादी के लहंगे में तुम दोनों ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम सुंदर हो और मैं काली बदसूरत। फिर जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ उसमें माँ मेरे लिए इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाएंगी? तुम्हें नहीं पता, मगर एक गरीब के लिए उसकी बेटी की डोली उठ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आंचल के शब्दों में झलकती गरीबी को देखकर पल्लवी और लावण्या का मन भर आता है। शादी खत्म होने के बाद तीनों सहेली अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी आंचल जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसकी गरीब माँ सीबो बैठकर शर्ट के धागे काट रही होती है। अरे आंचल बेटी, तू आ गई। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि आप इतनी मेहनत मत किया करो। मेरे लिए आपको लोगों के घर में उनके झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं और कितना काम करना पड़ता है। उसके बाद भी आप रात को घर पर ये शर्ट के धागे काटने के लिए ले आती हैं। बेटी, अगर तेरी ये गरीब माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी? बस एक बार तेरा घर बस जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। भगवान के लिए ऐसी बात मत करो ना माँ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? पिताजी तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब तुम भी चली जाओगी तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी ना, और मुझ जैसी गरीब काली लड़की से कौन लड़का शादी करना चाहेगा? ऐसा कहते हुए आंचल की आंखें झलझला जाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन रात भूखे प्यासे काम करने के कारण सीबो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। 10 बज गए हैं, पहले इतनी देर हो चुकी है, मुझे काम पर जाना होगा। माँ, तुम्हारी तबीयत पहले ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारे बदले मैं काम पर जाऊंगी। घर चलाने के लिए आंचल अपनी माँ की जगह खुद काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक एक करके दिन गुजरता जाता है और एक दिन सीबो आंचल से कहती है, आंचल बेटी, तू तो मेरी हालत देख ही रही है। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी, अपनी माँ के मरने से पहले अपना घर बसा ले। आखिर कब तक तू मेरे लिए कुंवारी बैठी रहेगी? ठीक है माँ, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर आप जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगी। आंचल के हाँ करने के बाद सीबो अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने लगती, मगर गरीबी और काले रंग के कारण हर रिश्ता आंचल को ठुकरा कर चला जाता है। मगर एक दिन प्रेम नाम का एक लड़का उनके परिवार के साथ आंचल को देखने के लिए उनके घर आता है। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत ही काली है और प्रेम मेरा इकलौता बेटा है। उसकी शादी को लेकर मेरे बहुत से सपने हैं, मगर बहन जी आप तो देख ही रही हैं, आंचल के पिताजी नहीं हैं। उनके जाने के बाद मैंने अपनी बच्ची को अकेले पाला है। मेरी बच्ची भले सांवली है, मगर साफ दिल है इसका। मेरे पास अपनी बच्ची के सिवा आपको देने के लिए और कोई दूसरा दहेज नहीं है। बहन जी, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आप हमारा और हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना, बस यही हमारी इच्छा है। ये सुनकर सीबो हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवार शादी पक्की कर देते हैं। शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। तभी लावण्या और पल्लवी आंचल से मिलने उसके पास आती है। आंचल, तेरी शादी पक्की हो गई और तूने ये बात अपनी दोनों पक्की सहेलियों को बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम घर पर कार्ड ही भेज देती। पल्लवी, अगर मेरी शादी का कार्ड छपता तो मैं तुम दोनों को देती ना। अमीर और गरीब की शादी में बहुत फर्क होता है। तुम्हारी ये सहेली भगवान के यहाँ से गरीब किस्मत लेकर आई है, इसलिए मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जिस गरीबी में मैं बचपन से बड़ी हो गई, वहाँ मेरी शादी के कोई सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देखे ही नहीं। आंचल अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके पीछे का कारण था उसकी गरीबी, जिसमें सादगी के साथ उसकी शादी की रस्में हो रही थी। लावण्या और पल्लवी उसके आंसू पोंछकर उसे हल्दी लगाती हैं। रो मत आंचल, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दोनों सहेलियां तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हम दोनों तुमसे वादा करती हैं कि इस घर में हमारी सहेली की डोली खुशियों भरी ही उठेगी। अब हम अपनी बन्नो रानी को अच्छे से हल्दी लगाएंगे ताकि तुम्हारे चेहरे पर हल्दी का निखार चढ़ जाए।
ये बोलकर दोनों सहेलियां आंचल को हल्दी लगाकर घर के लिए निकल जाती हैं। पल्लवी, शादी तो हर लड़की का सपना होता है, मगर तूने देखा आंचल अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुश कैसे होगी लावण्या? तूने देखा नहीं, कहीं से भी आंचल का घर शादी का घर नहीं लग रहा था। ना तो वहाँ कोई सजावट थी और ना ही बैंड बाजा। अब हमें ही कुछ करना होगा। कल आंचल की शादी है। अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भरना होगा। अगले दिन सुबह होते ही पल्लवी और लावण्या आंचल की शादी के लिए एक बड़े से मॉल से महंगा सा लहंगा और उसके मैच की सुंदर ज्वेलरी भी खरीदती हैं और शादी की शाम को बैंड बाजे के साथ नाचते हुए लहंगा लेकर आंचल के पास आती है, जहां आंचल अपनी माँ की दी हुई शादी की पुरानी साड़ी पहने हुए गले में एक पतला पुराना हार डाले हुए बैठी होती है। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे अब हम आ गई है ना। ये लो, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। मगर इसमें क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। जैसे ही आंचल लहंगे का बॉक्स खोलती है, उसमें महंगा सा लहंगा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और पल्लवी कहती है, आंचल, तुम्हें ये लहंगा पसंद तो आया ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, मगर ये लहंगा तो बहुत ही महंगा लगता है। तुम दोनों को मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे आज हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है और हमें पता है कि तुम्हें लहंगा पहनने का कितना शौक था। और आज जब हमारी इस सहेली की शादी हो रही है तो क्या हम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो। हाँ अंचल, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। आज तुम्हारी दोनों सहेलियां तुम्हें ऐसे सजाएंगी कि सभी हमारी होने वाली दुल्हन को देखते रह जाएंगे। ये बोलकर लावण्या और पल्लवी आंचल को महंगा सा लहंगा पहनाकर बहुत ही सुंदर तरीके से उसका मेकअप करके सजाकर उसे मंडप में ले जाती हैं, जहां मंडप में बैठा आंचल का होने वाला पति प्रेम और बाकी के बाराती भी गरीब काली आंचल को देखते रह जाते हैं। जिसके बाद आंचल की शादी हो जाती है और आंचल अपनी दोनों अमीर सहेलियों के गले लगकर कहती है, लावण्या, पल्लवी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझ गरीब को तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली है। तुम दोनों ने आज मुझ गरीब को बहुत सारी खुशियां दी है। तुम तो हो ही इतनी प्यारी आंचल। आई मिस यू सो मच। बस जीजा जी के घर जाकर अपनी दोनों सहेलियों को भूल मत जाना। कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों हमेशा मेरे दिल में रहोगी। दोनों अमीर सहेलियां अपनी गरीब काली सहेली को खुशियों भरी विदाई देती हैं और लावण्या और पल्लवी का दिया हुआ शादी का महंगा लहंगा गरीब आंचल की जिंदगी के लिए उसकी दोस्ती की खूबसूरत निशानी बनकर आज भी उसके पास है।